तारीख 16 दिसंबर 1971। भारतीय सेना ने ढाका शहर को चारों तरफ से घेर लिया है और पाकिस्तानी सेना को 30 मिनट का टाइम सरेंडर करने को दिए जाते हैं। 16 दिसंबर 1971 को रेसकोर्स के मैदान में पाकिस्तानी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल आमिर अब्दुल्ला खान नियाजी ने भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोरा के सामने आत्मसमर्पण के पेपर पर साइन कर अपनी हार मान ली। नियाजी ने अपने वर्दी पर लगे बिल्ले हटाए और अपना रिवाल्वर निकालकर जनरल अरोरा को सौंप दिया। पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने हथियार डाल दिए थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य समर्पण था। इसी के साथ पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे और दुनिया में एक नया देश अस्तित्व में आता है जिसका नाम है बांग्लादेश। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि पाकिस्तान 2 हिस्सों में कैसे बटा। आज बांग्लादेश के निर्माण की पूरी कहानी को जानेंगे। बांग्ला और उर्दू भाषा की क्या लड़ाई थी उसे भी समझेंगे। साथ ही बताएंगे कि जब आज़ादी की ज़रूरत बांग्लादेश को थी, भारत इस जंग में क्यों कूदा। ये शुरू करते हैं। भारत हजारों सालों से अलग अलग भाषा और संस्कृति साझा करने वाला देश रहा है और आप समझ सकते हैं, जहाँ विविधता ज़्यादा होती है वहाँ मतभेद की संभावना भी ज़्यादा होती है। बांग्लादेश के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब विभाजन के नाम पर पाकिस्तान के स्थापना की सहमति बनी, तभी यह तय हो गया था कि यह एक मुस्लिम देश होगा। चूँकि धार्मिक आधार पर पाकिस्तान की नींव रखी गई थी, इसलिए तय यह हुआ कि मुस्लिम बहुल इलाकों को पाकिस्तान का हिस्सा बनाया जाए और इसके तहत 2 ऐसे हिस्से को पाकिस्तान की झोली में डाल दिया गया जो भाषा और संस्कृति के लिहाजे से एक दूसरे से एकदम अलग थे। पश्चिमी पाकिस्तान में पंजाब के कुछ हिस्सों को शामिल किया गया। पूर्वी बंगाल को पूर्वी पाकिस्तान के रूप में स्थापित किया गया। यानी पंजाब और बंगाल के 2 टुकड़े हुए। 2 टुकड़ों का बंटवारा तो हो गया, लेकिन इनकी भाषा और संस्कृति को कोई नहीं बांट पाया। पाकिस्तान में रहने वाले पंजाबियों और भारत में रहने वाले पंजाबियों की संस्कृति, रहन सहन एक जैसे थी। ठीक उसी तरह पश्चिम बंगाल और पूर्वी पाकिस्तान की भाषा, रहन सहन और संस्कृति एक जैसे थी। लेकिन ये लोग 2 अलग अलग मुल्कों में रहने लगे थे। इन 2 इलाकों में पूर्वी पाकिस्तान की समस्या सबसे बड़ी थी। अगर पूर्वी पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ देश की 56% आबादी रहती थी। ये लोग बांग्ला भाषा बोलते थे, इनकी जुबान बांग्ला थी। वहीं पश्चिमी पाकिस्तान में पंजाबी, सिंधी, बलोची, पश्तो, दूसरी स्थानीय भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते थे। इसके अलावा वहाँ उर्दू बोलने वाले भारत से पलायन किए हुए मुसलमान भी रहते थे। मतलब ये कि पाकिस्तान के बहुसंख्यक आबादी की भाषा बांग्ला थी। दूसरी तरफ पंजाब में रहने वाले मुसलमानों का इसके नागरिक संस्थानों, सेना, कृषि भूमि पर ठीक ठाक कब्जा था। भाषा के इस अंतर ने देश के दोनों हिस्सों के बीच में एक विवाद पैदा कर दिया। दोस्तों, 1947 से लेकर 1971 तक पाकिस्तान में कई फेजेस देखने को मिलते हैं जहां पर सेना का शासन चल रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि जो राजनीतिक पार्टियां पावर डिजर्व करती थी, उनसे पावर छीना जा रहा था और इसका सबसे बड़ा नुकसान पूर्वी पाकिस्तान को हो रहा था। समय पाकिस्तान के पूरे बजट का 75% हिस्सा पश्चिमी पाकिस्तान पर खर्च किया जाता था कि 62% रेवेन्यू ईस्ट पाकिस्तान से आता था। इसकी वजह से आर्थिक विकास पश्चिमी पाकिस्तान में ज़्यादा देखने को मिल रही थी।
1970 में पश्चिमी पाकिस्तान की पर कैपिटल इनकम पूर्वी पाकिस्तान के पर कैपिटल इनकम से 61% ज़्यादा था। यानी कि पश्चिमी पाकिस्तान द्वारा उर्दू भाषा को पूर्वी पाकिस्तान पर ज़बरदस्ती थोपा जा रहा था। 21 मार्च सन 1948 को मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा ढाका में एक स्पीच दिया गया था, जिसमें जिन्ना ने स्पष्ट कर दिया था कि पाकिस्तान की भाषा स्टेट लैंग्वेज केवल और केवल उर्दू ही हो सकती है। इसके साथ ही पूर्वी पाकिस्तान में भाषाई आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। 21 फरवरी सन 1952 को भाषाई आंदोलन राजनीतिक पार्टियों और छात्रों द्वारा भाषाई आंदोलन ऑर्गेनाइज कराया जा रहा था। पाकिस्तान की आर्मी ने इन पर फायरिंग कर दी, में 5 लोग मारे गए थे। और 1999 में यूनेस्को ने 19 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मदर्स डे की मान्यता दे दी थी। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद पूर्वी पाकिस्तान की स्थिति और कमज़ोर हो जाती है पश्चिमी पाकिस्तान के तुलना में, जिसके बाद अवामी लीग पॉलिटिकल पार्टी के फाउंडर शेख मुजीबुर रहमान के द्वारा पूर्वी पाकिस्तान की आर्थिक विकास को लेकर 6 पॉइंट की डिमांड उठाए जाते हैं। उसमें जो पहला पॉइंट था कि पूर्वी पाकिस्तान को एक स्पेशल ऑटोनॉमी दी जाए, ईस्ट पाकिस्तान के रेवेन्यू को ईस्ट पाकिस्तान को ही दिया जाए, पूर्वी और पश्चिमी दोनों पाकिस्तान की अलग अलग मुद्रा या करेंसी हो, पूर्वी पाकिस्तान का एक अपना इंडिपेंडेंट फॉरेन रिजर्व हो, पूर्वी पाकिस्तान के पास एक अलग सैन्य बल भी हो। सुनकर पश्चिमी पाकिस्तान की सरकार तिलमिला उठी और सारे डिमांड्स को रिजेक्ट कर दी। उस समय की पाकिस्तान की आयूब खान की सरकार इसे देश के खिलाफ साजिश मानती है और 19 जून 1968 को अवामी लीग के फाउंडर शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट कर लेती है। इस गिरफ्तारी के बाद शेख मुजीबुर रहमान पूर्वी पाकिस्तान के लोगों की आवाज़ बन चुके थे। शेख मुजीबुर रहमान की गिरफ्तारी के बाद पूर्वी पाकिस्तान की आवाम विरोध में सड़कों पर आ उतरी। पूरी सड़कों पर जन सैलाब आ उतरा था। पूर्वी पाकिस्तान में बढ़ते विरोध को देखते हुए आयूब खान ने 22 फरवरी सन 1969 को शेख मुजीबुर रहमान को रिहा कर देते हैं और उन पर लगे तमाम मुकदमों को हटा दिया जाता है। लेकिन उस समय तक विद्रोह इतना बढ़ चुका था कि जनरल आयूब खान को अपने पद से रिजाइन करना पड़ा और आयूब खान ने अपने चहेते याहिया खान को, जनरल याहिया खान को पाकिस्तान की गद्दी पर बैठा देते हैं। जनरल याहिया खान घोषणा करते हैं कि पाकिस्तान में जल्द ही पहला आम चुनाव होगा। पाकिस्तान में आम चुनाव संपन्न होते हैं। शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग पार्टी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में उभरती है और कुल 313 सीटों में 167 सीटों पर जीत हासिल करती है। और सबसे बड़ा चौंकाने वाला नतीजा ये था कि इसमें सबकी सारी की सारी सीटें ये पूर्वी पाकिस्तान में जीती हुई थी। और दूसरी सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी, जिसने टोटल 86 सीटें जीती थी। और चौंकाने वाला नतीजा इसलिए था कि ये सभी की सभी सीटें ये पश्चिमी पाकिस्तान में जीती गई थी। पूर्वी पाकिस्तान में इनके द्वारा जीती हुई सीटों की संख्या 0 थी। चुनावी नतीजे ये इशारा कर रहे थे कि पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच खटास की दीवार बहुत ही ऊंची है। इस चुनावी नतीजों के बाद पाकिस्तानी पीपुल पार्टी के शीर्ष जुल्फिकार अली भुट्टो और याहिया खान एक मीटिंग करते हैं और अपने मर्जी के चुनावी नतीजे न आने पर
जनरल याहिया खान ने चुनाव को कैंसिल कर देता है। चुनावी नतीजों को कैंसिल होने के बाद पूर्वी पाकिस्तान में विरोध और भी व्यापक होने लगा। सड़कों पर आज़ादी आज़ादी के नारे लगाए जाने लगते हैं। पूरी सड़क जगह जगह आज़ादी के नारों से गूंज उठता है। पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के लिए इस्लाम नहीं बल्कि बांग्ला आइडेंटिटी प्राथमिकता में ऊपर था और यहीं से बांग्लादेश देश की धारणा और प्रबल हो जाती है, मतलब बंगाली लोगों का देश। चुनावी नतीजों के खत्म होने के बाद, चुनावी नतीजों के कैंसिलेशन के बाद अवामी लीग पॉलिटिकल पार्टी जनता के समर्थन में सड़क पर उतरती है और शेख मुजीबुर रहमान द्वारा रेसकोर्स के मैदान में एक यादगार भाषण दिया जाता है। इसमें वो मुख्यतः पश्चिमी पाकिस्तान के किसी भी नियम और आदेशों को न मानने का आह्वान करते हैं। मुजीब अपने भाषण से पूर्वी पाकिस्तान की आज़ादी की बात कर रहे थे। उनके भाषण का एक एक शब्द पश्चिमी पाकिस्तान के लिए ललकार था। इस भाषण में ही पाकिस्तान के दो टुकड़े करने की नींव रखी गई और इसके बाद ही पूर्वी पाकिस्तान की आज़ादी के लिए मुक्ति वाहिनी सेना का गठन किया गया। मुक्ति वाहिनी सेना गुरिल्ला पद्धति से युद्ध करती थी। हालात तब और बिगड़ गए जब 25 मार्च सन 1971 को जनरल याहिया खान के आदेश पर ऑपरेशन सर्च लाइट की शुरुआत की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य मुक्ति वाहिनी सेना को जड़ से उखाड़ फेंकना था। कहा जाता है कि ये सर्च लाइट ऑपरेशन पूर्वी पाकिस्तान के लिए बहुत ही दर्दनाक और भयावह था, जिसमें लगभग 20 से 30 लाख पूर्वी पाकिस्तान के लोग मारे गए थे। पाकिस्तानी सेना द्वारा अवामी लीग के शीर्ष शेख मुजीबुर रहमान को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी और पश्चिमी पाकिस्तान की सेना द्वारा टॉर्चरिंग से बचने के लिए अवामी लीग के बहुत से लोग भागकर भारत आने लगे। भारत में शरणार्थी संकट बढ़ने लगा। एक साल के अंदर ही करीब 1 करोड़ बांग्लादेश के शरणार्थियों ने भारत के अलग अलग हिस्सों पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और त्रिपुरा जैसे जगहों में शरण ली। खासकर पश्चिम बंगाल पर शरणार्थियों का बोझ बढ़ने लगा। समय श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। शरणार्थियों की वजह से भारत का आर्थिक बोझ बढ़ने लगा। ऐसे में भारत सरकार ने मुक्ति वाहिनी सेना का मदद करने का फैसला लिया। 31 मार्च सन 1971 को भारत के संसद में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पूर्वी पाकिस्तान के स्वतंत्रता सेनानियों को मुक्ति वाहिनी को मदद का ऐलान कर दिया। 29 जुलाई को भारतीय संसद ने सार्वजनिक रूप से इन शरणार्थियों को मदद करने की घोषणा की। जुलाई आते आते इंदिरा गांधी ने पूर्वी पाकिस्तान की बजाय बांग्लादेश कहना शुरू कर दिया। धीरे धीरे स्थिति और बिगड़ती जा रही। इस बीच इंदिरा गांधी ने अमेरिका समेत कई देशों का दौरा किया। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तानी सेना द्वारा बांग्लादेश में किए जा रहे जुर्म की दास्तां को हर जगह उठाया। अमेरिका जैसे देशों ने भारत की बात मांगने और पाकिस्तान को रोकने के लिए कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए। हर पश्चिमी पाकिस्तान में बड़े बड़े मार्च हुए और भारत के खिलाफ युद्ध की मांग उठने लगी। 23 नवंबर सन 1971 को पाकिस्तान के राष्ट्रपति याहिया खान ने पाकिस्तानियों को युद्ध के लिए तैयार रहने का सलाह दिया। नवंबर आते आते भारत और पाकिस्तान के बीच बांग्लादेश को लेकर तनाव और बढ़ता गया। 3 दिसंबर सन 1971 को प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी कलकत्ता में एक जनसभा को संबोधित कर रही थी। तभी ठीक 5:40 पर पाकिस्तानी सेना की लड़ाकू विमानों ने भारतीय वायुसेना की सीमा पार कर पठानकोट, श्रीनगर,
अमृतसर, जोधपुर और आगरा के सैन्य ठिकानों पर बम गिराना शुरू कर दिए। भारत के कुल 11 एयरबेस पर हमला किया गया। पाकिस्तान ने इसे ऑपरेशन चंगेज खान नाम दिया। इसके साथ ही भारतीय सेना ने भी जवाबी हमला किया और बांग्लादेश मुक्ति वाहिनी की शुरुआत हो गई। भारत ने सबसे पहले कराची के नेवी बेस को उड़ाया। भारतीय सेना बांग्लादेश में दाखिल हो गई। पाकिस्तान की इस युद्ध में बुरी हार हुई और पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण करना पड़ा। इस साल सन 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच में एक शिमला समझौता किया जाता है, जिसमें पाकिस्तान भी बांग्लादेश को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता देता है और बदले में भारत उसके 93,000 से ज़्यादा वार प्रिजनर को रिहा करने का वादा करता है। कुछ इस तरह से दुनिया के नक्शे में एक नए देश का जन्म होता है, जिसका नाम होता है बांग्लादेश। जय हिंद, थैंक यू।